वास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश जो हमारी कम्युनिकेशन बुक है उसके यूनिट करने वाले हैं जिसका नाम है स्पीकिंग स्किल्स। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इसका फर्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फीचर्स यानी कि विशेषताएं किसकी? ओरल कम्युनिकेशन की। तो फ्रेंड्स, ये ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, एंड ओरल का मतलब मुंह से, यानी कि जब हम किसी से मुंह के जरिए बोलकर शब्दों के द्वारा बातचीत करते हैं तो उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अब हम इसकी विशेषताओं को देखने वाले हैं, फीचर्स को। तो फर्स्ट देखते हैं, ओरल कम्युनिकेशन इज मोस्टली स्पॉन्टेनियस। कि ये जो ओरल कम्युनिकेशन होती है ये ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो जल्दी से हो जाए, तेज़ी से, यानी कि स्वतः स्फूर्त, यानी कि जो खुद में ही तेज़ी से हो जाए। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, ये जो ज़्यादातर तेज़ी से हो जाती है। तो कैसे? मतलब जब हम बात करते हैं तो हम तेज़ यानी किसी से भी बात कर सकते हैं। इट इज़ सेइंग दैट वन शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग। तो ये कहा जाता है कि किसी को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, यानी पहले सोचो फिर बोलो। बट इफ़ वन थिंक्स टू मच देन ही या शी विल नॉट बी एबल टू स्पीक। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सोच ले, थिंक्स टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो अगर कोई सोचने में बहुत ज़्यादा समय ले ले तो तब वो जो इंसान है कि वो बोलने के लायक नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि फिर उसे पता ही नहीं चलता क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ अगर वो ज़्यादा समय ले ले। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस बिटवीन स्पॉन्टेनिटी एंड प्लानिंग। देयरफॉर का मतलब इसीलिए ज़रूरत है हमें बैलेंस बनाने की बिटवीन स्पॉन्टेनिटी एंड प्लानिंग। स्पॉन्टेनिटी और प्लानिंग के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है, तभी जो है हम मतलब कि पहले हमें सोचना चाहिए, प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। अगर इनके बीच में जो है बैलेंस रहेगा तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी, दूसरे हमसे प्रभावित होंगे। लेकिन अगर हमने सोचने में इतना समय ले लिया कि मतलब दूसरा वाला बंदा खड़ा रह गया, मुंह ही देखे जा रहा है कि भी क्या बोलेगा कुछ बोलेगा, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बात करने की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो बेकार हो जाएगी। सो मोस्ट गुड स्पीकर्स प्लान देयर स्पीचेस। जो ज़्यादातर जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स यानी कि बोलने वाले जो अपनी बात को सामने रखते हैं, तो जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो प्लान करते हैं अपनी स्पीचेस को, यानी कि उन्हें जो भी स्पीच देनी होती है वो पहले उसको प्लान कर लेते हैं कि उनको क्या बोलना है। ठीक है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स, तो वो एक गुड स्पीकर हैं और वो जो भी स्पीच देते हैं वो पहले प्लान कर लेते हैं कि उन्हें क्या बोलना है। तभी तो जो उनकी स्पीच होती है इतनी इफेक्टिव होती है कि वो हम जैसे लोगों को, जो हमारी उनकी जनता है, वो हमें अपनी स्पीच की तरफ अफेक्टिव कर पाते हैं। ठीक है, अफेक्ट कर पाते हैं। एंड येट दे अपीयर टू बी स्पॉन्टेनियस इन देयर स्पीच। तो क्या होता है, जो ज़्यादातर स्पीकर्स होते हैं वो प्लान कर लेते हैं अपनी स्पीचेस को पहले ही, और जिससे कि क्या होता है वो अपनी स्पीच में स्पॉन्टेनियस दिखते हैं, यानी कि बीच में रुकते नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं बोलने में। तो नेक्स्ट है हमारा द फीडबैक इज़ इंस्टेंट इन कंपैरिजन टू रिटन कम्युनिकेशन। यानी कि जो फीडबैक है वो हमें ओरल कम्युनिकेशन में तुरंत मिल जाता है इन कंपैरिजन टू रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन की तुलना में जो हमारा फीडबैक होता है, यानी कि जो प्रतिक्रिया होती है वो तुरंत मिल जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं हूँ और मेरी कोई फ्रेंड बात कर रहे, ठीक है, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम मुँह से बोल के बात कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ भी बोला, उसको, मेरी फ्रेंड को कोई बात मेरी पसंद आई या नहीं आई, तो मुझे तुरंत प्रक्रिया दे सकती है। ठीक है, क्योंकि हम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं मैं उसको कोई लेटर लिख रही हूँ कि और उस लेटर को जाने में 2 दिन लग गए और फिर वो मुझे 2 दिन बाद फिर रिप्लाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होता है वो तुरंत नहीं मिल पाता है। तो हमारी एक ये विशेषता हो गई कि हमारे ओरल कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो तुरंत मिल जाता है। चलिए वो अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ थिंकिंग फास्टर इन ओरल कम्युनिकेशन, COMM डॉट। फ्रेंड्स, ये मैंने कम्युनिकेशन को शॉर्ट में लिखा है। सो इफ़ देयर इज़ अ प्रेशर, यानी कि अगर प्रेशर हो किसी के ऊपर भी जल्दी सोचने के लिए ओरल कम्युनिकेशन में, यानी कि अगर उसे किसी को ओरल कम्युनिकेशन करनी है लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर, उसको इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि उससे जल्दी बोलना है, बीच में रुकना नहीं है, तो देयरफॉर देयर आर लोड्स ऑफ हेजिटेशंस। तो फिर क्या होगा इससे कि अगर उसे सोचने के जो उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जब वो सोचेगा, बोलेगा, तो उसमें बहुत सारी हेजिटेशंस आ जाएंगी एंड रिपीटेशंस हो जाएगी, यानी कि उसमें बहुत, जब वो बोलेगा तो उसमें बहुत हिचक दिखेगी एंड वो एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराएगा। देयर आर लोड्स ऑफ तो क्या होगा जब भी वो कुछ बोलने जाएगा उसमें ऐसे साउंड्स जो है वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में आएंगी। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं ही कई बार आपको समझाने जाती हूँ, मैं पहले प्रिपरेशन करके रखती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी
जब भी मैं आपके आगे कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि मैं आप लोगों को बिना हिचक के बहुत अच्छे से समझा सकूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं खुद इतनी हिचक जाती हूँ, मतलब एक सेंटेंस को 2 बार बोल देती हूँ। तो कई बार क्या होता है, बीच में और ऐसी साउंड्स भी आती हैं। तो ये साउंड्स क्यों आती है? जब भी हम, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हमने बीच में ऐसी साउंड्स निकाली, तो इसका मतलब कि हाँ, हम सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम के अंदर क्या होता है कि हम जो भी बोलने वाले होते हैं, हमारे जो भी विचार होते हैं, हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि हम दूसरों के सामने कैसे शो करेंगे, ठीक है। सो इट गिव अस टाइम टू ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स। तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारे साउंड्स निकालते हैं, ये हमें टाइम देता है हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा नो टू पर्सन स्पीक अ लैंग्वेज इन सेम वे। यानी कि जो 2 लोग होते हैं वो किसी भी एक भाषा को सेम तरीके से नहीं बोल सकते। मोर एवर सेम पर्सन डज नॉट ऑलवेज स्पीक इन सेम वेज। हालांकि जो एक इकलौता पर्सन होता है, यानी कि जो सेम पर्सन होता है, वो भी सेम तरीके से नहीं बोल सकता हमेशा, ठीक है। विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस द स्पीच ऑफ अ पर्सन वेरीज टू द सिचुएशन एंड मॉडिफाइज हिज या हर स्पीच। यानी कि अलग अलग जो लोग होते हैं और अलग अलग हालातों के साथ जो स्पीच होती है किसी भी पर्सन की, वो वेरी करती है सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि स्थिति कैसी है, और फिर वो जो अपनी स्पीच को मॉडिफाई कर लेते हैं उन्हीं स्थिति और हालातों के हिसाब से। यानी कि जैसे मैं किससे बात कर रही हूँ और किस स्थिति में, किन हालातों में बात कर रही हूँ, तो मैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो मेरी स्पीच है मैं उसको मॉडिफाई कर लूँगी, ठीक है, उसको बदल लूँगी। यानी कि मैं उसको अपनी स्थिति के हिसाब से ढाल लूँगी अपनी उस स्पीच को। तो ये हमारे एक और विशेषता ओरल कम्युनिकेशन की, कि इसके अंदर हम परिस्थिति के हिसाब से अपनी बातों को ढाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, इट सर्व्स द फैटिग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ चिट चैट्स एंड कैजुअल कन्वर्सेशन। यानी कि ये जो है, ये एक महत्वपूर्ण कार्य निभाता है, मतलब महत्वपूर्ण काम करती है हमारी ओरल कम्युनिकेशन चिट चैट्स में भी और कैजुअल कन्वर्सेशन में भी। यानी कि चिट चैट्स यानी कि जब हम गॉसिप्स टाइप्स करते हैं, यानी अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, तो उसे हम चिट चैट्स कह देते हैं, ठीक है। एंड कैजुअल कन्वर्सेशन यानी कि अनौपचारिक बातचीत, यानी कि जब हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं, बॉस वगैरह से बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, जब भी हम किसी से, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं या फिर हम किसी से अनौपचारिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है ये एक महत्वपूर्ण कार्य करती है इसके अंदर। तो ये भी एक इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन दैट लिसनर कैन इंटरप्ट इफ रिक्वायर्ड एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स व्हेन एवर दे वांट्स टू। यानी कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, फ़ायदा है, किसका, गुण है, यानी कि हमारे ओरल कम्युनिकेशन का, कि जो लिसनर होता है वो बीच में रोक सकता है स्पीकर को अगर उसे ज़रूरत है तो, और जो उसके डाउट्स होते हैं वो उन्हें क्लियर कर सकता है वो जब भी चाहे। यानी कि क्या होता है, जैसे कि हम किसी से आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, तो जो सुनने वाला होता है वो बीच में रोक सकता है बोलने वाले को कि तुम रुक जाओ, मेरे को ये बात समझ नहीं आई, पहले मेरे को यही क्लियर करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जब बात करते हैं, जब एक क्लास चल रही होती है, तो क्या आता है, अगर टीचर को टॉपिक समझा रहा है और बच्चे को वो टॉपिक समझ नहीं आया, तो स्टूडेंट खड़ा होकर पूछ लेता है कि मैम मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया है। तो ये किसका फ़ायदा है कि ओरल कम्युनिकेशन में लिसनर जो है वो रोक सकता है और अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, ओरल कम्युनिकेशन मीन्स put information, idea, emotion of speaker to listener in an effective way, not to follow the grammatical rules। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन का मतलब भी होता है रखना अपनी जानकारी को, अपने आइडिया को, इमोशंस को स्पीकर के, लिसनर के आगे। यानी कि जो स्पीकर होता है, जो बात को कहने वाला होता है, वो अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, अपने इमोशंस को सुनने वाले के आगे रखता है एक इफेक्टिव तरीके के साथ। उसे ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि ग्रामेटिकल रूल्स जो है, यानी कि उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि उसके अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है भी तो भी उसे अपनी बात को इस इफेक्टिव तरीके से कहना चाहिए कि जो सुनने वाला है उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अनदेखा करके उसकी बात को सुने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टाइमली पॉजेस मेक स्पीच ड्रामेटिक एंड पर्सुएसिव दैट इन्हांस द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जब हम बीच बीच में, समय के बीच में मतलब रुकते हैं, यानी कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं और हम बीच बीच में रुकते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी स्पीच होती है वो ड्रामेटिक बनती है, यानी नाटकीय बनती है, एंड पर्सुएसिव यानी कि यकीन करने लायक बनती है, ठोस बनती है। दैट इन्हांस द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बढ़ाता है हमारी कम्युनिकेशन के इफेक्ट को। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं और अपने एक सेंटेंस को बोलने के बाद बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा सा
पोज लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी हम किसी से मतलब बात करते हैं तो जो हमारी बात होती है, हमारी स्पीच होती है, वो ड्रामेटिक बन जाती है और पर्सुएसिव बन जाती है, यानी यकीन करने लायक बन जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन, जो हमारी बातचीत होता है, उसका जो इफेक्ट होता है हमारे सुनने वाले पर, वो बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि हम ताकत और कमजोरी देखेंगे ओरल कम्युनिकेशंस की। तो हम सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अलग अलग से करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। तो स्ट्रेंथ में है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, फास्टर एंड स्पॉन्टेनियस, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन जो है ये तेजी से होती है, एंड स्पॉन्टेनियस यानी कि तुरंत स्वतः स्फूर्त, यानी कि खुद में बहुत तेज है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। सेकेंड है फीडबैक इंस्टेंट, यानी कि हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर है, इसके अंदर हमें तुरंत फीडबैक मिलता है। थर्ड है क्लैरिफिकेशन कैन बी आस्क्ड इमीडिएटली, यानी कि अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी बात से रिलेटेड कोई सफाई चाहिए, तो वो उसे तुरंत पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारी कैन बी यूज्ड विद नॉन वर्बल लैंग्वेज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम किसी से ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नॉन वर्बल लैंग्वेज के साथ भी कर सकते हैं अपनी बातचीत को कहने के लिए। यानी कि फ्रेंड्स, नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मुंह से बिना बोले अपने हाव भाव के ज़रिए, अपने इशारों के ज़रिए बात करें, तो उसको नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए। तो ये एक कोर्स का फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है किफ़ायती होती है और कम टाइम कंज्यूम करती है। किफ़ायती की होती है फ्रेंड्स, ओरल कम्युनिकेशन यानी जब हम किसी से मुंह से बोल के बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा हमारा खर्चा हो रहा है, नहीं ना। लेकिन अगर यहीं हम रिटर्न कम्युनिकेशन करने चले तो हमें पेपर, पेन, इंक वगैरह इन सब में पहले खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए किफ़ायती है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बोलने में इतना टाइम भी नहीं लगता है। एंड नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो मदद करती है रिश्ते बनाने में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने में। इंटरपर्सनल का मतलब क्या हुआ, जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रिश्ते बनाए तो उसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कहते हैं। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन उसमें भी हेल्प करती है। अब हम देखेंगे हमारी वीकनेसेस किसकी, ओरल कम्युनिकेशन की। यहीं से स्टार्ट करते हैं। वन नीड्स टू हैव गुड मेमोरी फॉर रिटेंशन ऑफ मैसेजेस, यानी कि एक इसकी वीकनेस ये हो गई कि किसी को भी एक अच्छी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मैसेज को समझने के लिए या फिर उसको धारण करने के लिए। यानी कि अगर उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो वो उस मैसेज को समझ नहीं पाएगा जल्दी से और उसको हमेशा के लिए याद नहीं कर पाएगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीकनेस है वो है कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयरफॉर डज नॉट हैव लीगल वैलिडिटी, यानी कि एक वीकनेस हमारी ये भी है ओरल कम्युनिकेशन की कि इसको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको लिखा नहीं जा सकता एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इसको लिखा जा सकता है, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब इसको मतलब कहते हैं ना वॉइस रिकॉर्ड की जा सकती है या फिर कंप्यूटर की हेल्प से लिखा जा सकता है, लेकिन वैसे हैंड रिटन नहीं किया जा सकता है इसको। और इसीलिए जो है हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन होती है इसको लीगल वैलिडिटी के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा देयर इज़ लिमिटेड टाइम फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज़, यानी कि क्या होता है जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है कि जो हम अपने आइडियाज़ हैं उनको कैसे दूसरों के आगे रख रहे हैं, तो ये सोचने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हम ज़्यादा समय नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारा सक्सेस डिपेंड्स ऑन लिसनिंग एंड अटेंटिवनेस ऑफ रिसीवर, यानी कि जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है इसके सक्सेस होने की जो मतलब कि सक्सेस होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि जो हमारा लिसनर है यानी कि जो हमारे रिसीवर है, सुनने वाला है, वो कितने ध्यान से सुन रहा है, वो सुन भी रहा है या फिर नहीं सुन रहा है। तो हमारे ओरल कम्युनिकेशन की सक्सेस रिसीवर पे डिपेंड करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा वन कैन डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन के जरिए क्या है कोई भी एक टॉपिक से डाइवर्ट हो सकता है, यानी कि अगर किसी को ज़्यादा बता दिया जाए किसी भी टॉपिक के बारे में तो वो जो है उस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि भटक जाता है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन के जरिए किसी को भी भटकाया जा सकता है किसी भी टॉपिक से, तो ये किसकी वीकनेस हो गई। तो हमने फ्रेंड्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो थी हमारी ओरल कम्युनिकेशन की वो भी पढ़ ली थी। टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा मोनोलॉग एंड डायलॉग, तो इसके अंदर हम मोनोलॉग और डायलॉग को पढ़ेंगे। A monologue is an oral conversation in which only one person convey his or her views, information, etc. यानी कि एक मोनोलॉग जो है ये एक ओरल कन्वर्सेशन है, यानी कि इसके अंदर मुंह से बोलकर बातचीत की जाती है मोनोलॉग के अंदर, जिसके अंदर कि क्या होता है ओनली वन पर्सन,
सिर्फ एक ही आदमी जो होता है वो अपने व्यूज़, अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है, यानी कि वही दूसरों के आगे अपने थॉट्स को, अपने विचारों को दूसरों के आगे रखता है, ठीक है, मोनोलॉग के अंदर। बिकॉज स्पीकर हैज सम प्रिविलेज्ड पोजिशन विच मेक्स हिम और हर टू से थिंग्स वाइल अदर जस्ट लिसन टू हिम। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर होता है उसके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, विशेष पोजीशन होती है उसकी कोई ऐसी, जो कि उसको इस लायक बनाती है कि वो जो है अपनी बातों को कहे और दूसरे उसको सिर्फ सुने। तो मोनोलॉग में क्या होता है, एक ऐसा स्पीकर होता है, एक ऐसा बोलने वाला होता है जिसको इतना अधिकार होता है कि वो दूसरों के आगे जाके अपने विचारों को प्रकट करे और दूसरे उसको सिर्फ सुने, उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा इट मे ऑल्सो बी अ लॉन्ग वन साइडेड कन्वर्सेशन। तो ये कैसी हो सकती है, ये एक बहुत लंबी वन साइडेड कन्वर्सेशन भी हो सकती है। वन साइडेड कन्वर्सेशन यानी कि ऐसी बातचीत जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से बात हो रही हो, ठीक है, दूसरी तरफ से कोई ना जवाबदेही हो ना कोई क्वेश्चन हो। तो दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड, यानी कि जो हमारा वर्ड मोनोलॉग है, ये जो हमारा शब्द है मोनोलॉग, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक से हुई है। एंड इट मीन्स, जिसका कि मतलब होता है स्पीकिंग अलोन। हमारे मोनोलॉग जो शब्द होता है इसका मतलब होता है स्पीकिंग अलोन, यानी कि अकेले बोलना। तो मोनोलॉग जो हमारा शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक से हुई है और इसका मतलब होता है स्पीकिंग अलोन, अकेले बात करना। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने मोनोलॉग का। थिंक अबाउट योर क्लासरूम, मतलब अपनी क्लासरूम के बारे में सोचो, आपके क्लासरूम की कोई सिचुएशन। व्हेन अ टीचर, जब कोई टीचर जो है एंटर करती क्लास में एंड गिव्स अ लेक्चर, और एक लेक्चर देती है किसी नए टॉपिक पे। व्हेन शी या ही, जो भी टीचर होता है, गिव अ लेक्चर देता है एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर स्टूडेंट्स, और वहाँ पे बच्चों के लिए कोई जगह ही ना हो कि वो अपने क्वेश्चन जो है उनको पुटअप कर सके, उन्हें रख सके। तो वो जो सिचुएशन होगी कि टीचर जो है क्लास में आया ना, उसने बच्चों से कुछ पूछा और उसने सीधा आया अपने टॉपिक पे लेक्चर दिया और चला गया, ना बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा कि समझ आया नहीं आया। तो ये जो सिचुएशन हो गई, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया मोनोलॉग का, कि इसमें सिर्फ एक ही तरफ से बातचीत होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टीचर ने बात की जितनी भी की। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा इन द मोनोलॉग इट इज़ एसेंशियल दैट स्पीकर इज़ वेल प्रिपेयर्ड, लॉजिकल एंड लिसनर फ्रेंडली, अदरवाइज इट विल टेंड टू बी बोरिंग। यानी कि मोनोलॉग के अंदर क्या होता है, ये ज़रूरी है कि जो स्पीकर है वो वेल प्रिपेयर्ड हो, यानी कि वो अच्छे से तैयारी करके आए, लॉजिकल हो यानी कि तर्क के साथ बात करें, और लिसनर फ्रेंडली यानी कि जो सुनने वाले हैं उनके साथ फ्रेंडली हो, यानी कि उनको अच्छा लगे उसे सुन के। अदरवाइज, वरना क्या होगा कि वो जो पूरी बात कहेगा वो एक बहुत बोरिंग स्पीच में बदल जाएगी, ठीक है, यानी लोग जो है सब बोर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेयर 2 or more people take turns to put forward their point of views along with non-verbal cues to reach a conclusion that communication, यानी कि जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अपने फॉरवर्ड, यानी कि जो उनके विचार होते हैं उनको सामने रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी जो है वो अपने विचारों को सामने रख रहा है, नहीं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग होते हैं वो एक दूसरे के सामने अपने विचारों को रख रहे हैं और किसी कंक्लूजन तक पहुँच रहे हैं, यानी किसी निष्कर्ष तक पहुँच रहे हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन होती है इज़ नोन एज डायलॉग। तो वो जो कम्युनिकेशन होती है वो डायलॉग कहलाती है। अभी फ्रेंड्स इससे पहले हमने पढ़ा था मोनोलॉग, कि मोनोलॉग के अंदर सिर्फ एक ही बंदा बात करता है, बाकी सब उसे सुनते हैं, और जो बात करता है उसको कोई ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त होता है, वो कोई ऐसी पोजीशन पे होता है कि उसको ये हक होता है कि हाँ वो बोल सकता है और दूसरे सिर्फ उसे सुने। लेकिन अभी हमने देखा डायलॉग के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो लोग होते हैं अगर वो आपस में बात कर रहे हैं तो वो मतलब एक दूसरे के आगे अपने विचार रख सकते हैं, उनको रोक सकते हैं बीच में। और नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि वो जब बात करते हैं तो वो इशारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज के द्वारा बात कर सकते हैं और किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो वो जो बातचीत होगी उसको डायलॉग कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है डायलॉग का, थिंक अबाउट अ क्लासरूम सिचुएशन। अपनी एक क्लासरूम सिचुएशन के बारे में सोचो। व्हेन टीचर एंटर्स द क्लास, जब टीचर जो है क्लास में एंटर करता है, एंड स्टार्ट्स अ टॉपिक, और एक टॉपिक को स्टार्ट करता है विद फ्यू जनरल क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स। और वो टॉपिक जब स्टार्ट करता है तो वो कुछ जनरल क्वेश्चंस रखता है स्टूडेंट्स के आगे। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन एंड देन टीचर सम अप द डिस्कशन अलॉन्ग विद हिज या हर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं उन क्वेश्चंस का, अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, आंसर्स देते हैं। और जो टीचर होता है तब वो क्या करता है, जो भी बच्चों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, जो भी विचार बताए हैं, उनको अपने विचारों के साथ जोड़कर बच्चों के आगे रख देता है और एक निष्कर्ष पर निकलता है कि हाँ जो भी हम ये टॉपिक करने वाले हैं आपने ऐसे कहा ऐसे कहा। तो ये
ऐसे है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग। तो ये एक एग्जाम्पल है डायलॉग का, जिसके अंदर जो बात करने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, वो मतलब अपने एक दूसरे के आगे अपने विचारों को रख सके और एक साथ किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। तो वो जो हमारी पूरी कम्युनिकेशन हो गई, तो डायलॉग कहते हैं। अपना नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द डायलॉग ईच पार्टी हैव चांस टू पुट देयर थॉट्स फॉरवर्ड। यानी कि डायलॉग के अंदर क्या हो जाए, ईच पार्टी होती है, यानी हर एक जो बंदा होता है उसके पास चांस होता है कि वो जो अपने थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, उनको आगे रखे। यानी कि डायलॉग जो एक तरीका हो गया कम्युनिकेट करने का, इसके अंदर हर किसी को मौका मिलता है कि वो अपने विचारों को आगे रख सकते हैं। इन द डायलॉग स्पीकर इज़ नॉट ऑलवेज स्पीकर। यानी डायलॉग के अंदर क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो हमेशा स्पीकर नहीं रहता, बट स्पीकर फॉर अ वाइल एंड देन लेट द अदर्स पर्सन कम अप विद देयर आइडियाज, रिस्पॉन्सेज एट्सेट्रा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो कुछ समय के लिए रुकता है और दूसरों को उनके आइडियाज़ और रिस्पॉन्सेज को सामने रखने का मौका देता है। यानी कि क्या होता है, अगर देखो हम 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है, सोच लो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ, मैंने किसी को कुछ समझाया, तो वो लोग अभी मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन अब मैं रुकूंगी। अभी मैं स्पीकर थी, लेकिन अब मैं रुककर किसी और को बोलने का मौका दे रही हूँ, तो अब मैं लिसनर बन गई, यानी कि उनको सुनने वाली बन गई। ठीक है, तो डायलॉग के अंदर क्या होता है, स्पीकर हमेशा स्पीकर नहीं रहता, वो लिसनर भी बनता है और रुक कर दूसरों को बोलने का, अपने विचारों को रखने का मौका देता है। डायलॉग इज अ डेमोक्रेटिक मीन्स टू कम टू अ कंक्लूजन। डायलॉग जो एक तरीका हो गया, ये एक जनतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक मतलब एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जो है हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जनतंत्रात्मक मतलब यानी कि फ्रेंड्स, जिसमें जितने भी लोग हो उन सबकी राय की अहमियत हो। यानी कि अगर हम 5 लोग हैं, 5 लोगों ने मिलकर जो एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी एक ने कह दे मैं तो यही मानूंगा तो यही मानूंगा। इसमें किसी एक की राय नहीं चलती, इसमें सबकी चलती है, जितने भी लोग होते हैं। इसलिए इसको एक जनतंत्रात्मक माध्यम भी बता दिया एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें सबकी राय की अहमियत होती है। तो अब हम अपना ग्रुप डिस्कशन जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है जब कोई पूरा एक समूह यानी कि पूरा एक ग्रुप साथ में बैठ के किसी टॉपिक पर बात करे, तो उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। In group discussion, 3 or more people participate, in which every people put their views on a topic and work together as a teamwork on that topic। यानी कि ग्रुप डिस्कशन में क्या आता है फ्रेंड्स, 3 और 3 से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक जो बंदा होता है उसको उसके व्यूज़ को किसी भी टॉपिक पर, जो वो जिस भी टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं, हर एक बंदे को इतना मौका मिलता है कि वो जो अपने विचार हैं उनको रखें और वो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं एक साथ मिलकर उस टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, ग्रुप डिस्कशन इज यूज्ड these days along with personal interviews for selection of candidates for jobs। यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन है उसका आज के जो दिन है, इनके अंदर ग्रुप डिस्कशन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो पर्सनल इंटरव्यूज़ के तौर पर हो रहा है, किसी भी कैंडिडेट का जॉब के लिए सिलेक्शन के लिए। यानी कि अगर किसी कंपनी को कैंडिडेट्स चाहिए जॉब के लिए, तो वो ग्रुप डिस्कशन का इस्तेमाल करते हुए पर्सनल इंटरव्यूज़ लेते हैं लोगों का। तो ग्रुप डिस्कशन तो मैंने भी बताया ना फ्रेंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 3 या 3 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो आपस में बैठकर किसी टॉपिक पे बात करें। तो क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा लोगों को बिठा दिया जाता है, कोई एक बंदा आता है, कैंडिडेट आता है और उससे वो पुट अप क्वेश्चंस करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन जो है आजकल उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो पर्सनल इंटरव्यूज़ के तौर पर हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा, ग्रुप डिस्कशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है ये एक आंतरिक भाग बन चुका है किसका, सिलेक्शन प्रोसेस का। यानी कि अगर किसी भी चीज़ का सिलेक्शन होना है तो उसके प्रोसेस का आंतरिक भाग बन गया ग्रुप डिस्कशन। Group discussion is a significant device to test the communication skills and leadership qualities of applicants, as well as how will one can manage other views। तो जो ग्रुप डिस्कशन है वो एक महत्वपूर्ण डिवाइस बन गया, उपकरण बन गया टेस्ट करने के लिए लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को, कि वो दूसरों से कैसे बात करते हैं, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ को किसी भी एप्लीकेंट की, एज वेल एज हाउ विल, कि वो कैसे अपने जो व्यूज़ हैं उनको मैनेज करता है दूसरों के साथ। नेक्स्ट है हमारा, इन अ ग्रुप डिस्कशन द कैंडिडेट आर ऑब्जर्व्ड इन एक्शन। यानी कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है, जो भी बंदा होता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है एक्शन में कि उसके एक्शन कैसे हैं। ठीक है ना, उसके हाव भाव को, उसके बात करने के तरीकों को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड थॉस इट इज़ अ वेरी significant way to figure out the strength and weakness of candidate।
इसलिए ये क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका बन गया है फिगर आउट करने के लिए, जानने के लिए किसी भी कैंडिडेट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को। नेक्स्ट जो हमारा है वो है द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स दैट पार्टिसिपेंट ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। GD का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रुप डिस्कशन, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। शुड कीप इन माइंड, यानी कि कुछ ऐसे पहलू जिनको किसी भी पार्टिसिपेंट को ध्यान में रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए कोई भी ग्रुप डिस्कशन करते वक्त। तो फर्स्ट है एबल टू थिंक इंस्टेंटली, यानी कि अगर कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, यानी किसी ग्रुप के अंदर बैठ के बातचीत कर रहा है, तो उसे इस लायक होना चाहिए कि वो जल्दी से तुरंत सोच सके, उसे सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स, सोचो ना, 4-5 बंदे ऑलरेडी बैठे हैं, तुम ज़्यादा समय ले लोगे बोलने में तो वो ऐसे उनके बीच में जो वो पूरा वे नहीं बन पाएगा ना, वो तुम्हारी फिर जो बात है वो इफेक्टिव नहीं होगी, तो वो जो ग्रुप डिस्कशन होगी वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऐसे हर एक बंदा इतना समय लेने लग गया तो कितना लेंथी बन जाएगी वो पूरी डिस्कशन। नेक्स्ट है हमारा स्पीक इन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, यानी कि आपको एक ऐसी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो सबको समझ आए। कोई भी ऐसी लैंग्वेज या फिर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसका मतलब किसी को ना पता हो। तो थिंक एंड स्पीक लॉजिकली, यानी कि सोचो और बोलो लॉजिकली, यानी कि तर्क वाला, ऐसे मतलब बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, लॉजिक बातें करनी चाहिए, जिससे सुन के सामने वाले बंदे को भी लगे कि हाँ इसे इस टॉपिक की नॉलेज है। नेक्स्ट है हमारा क्लैरिटी ऑफ आइडियाज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स इज अ मस्ट इन अ ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जो आपके आइडियाज़ हैं उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि सफाई होनी चाहिए, और जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, यानी कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो जो है वो बहुत ज़रूरी है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन ग्रुप डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो बातचीत जिसमें जो है बिना बोले, यानी शब्दों का इस्तेमाल किए बिना बात की जाए, तो ठीक है, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है ग्रुप डिस्कशन में, यानी कि जब कोई बात करने वाला अपने मतलब शब्दों के साथ साथ अपने हाथ के हाव भाव, अपने फेस एक्सप्रेशंस, इन सब से भी बात करे तो जो बात होती है वो इफेक्टिव बन जाती है, दूसरे उससे प्रभावित होने लगते हैं। बॉडी स्पीक्स मोर देन आवर स्पीच, तो जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी स्पीच से ज़्यादा बात करती है। मैंने भी बताया कि जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा बात करती है, हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारे फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हमारे हाथों के इशारे कैसे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए किसी को भी कोई ग्रुप डिस्कशन करने से पहले। ओके, तो नेक्स्ट देखने वाले हैं हम फ्रेंड्स अपना लीडरशिप क्वालिटी, किसके अंदर, ग्रुप डिस्कशन में, यानी कि जब कोई ग्रुप डिस्कशन हो रही है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम। लीडरशिप इज़ मस्ट इन प्रोफेशनल वर्ल्ड, लीडरशिप का जो वो मतलब लीडरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर। लीडरशिप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लीडरशिप का मतलब होता है किसी को मतलब लीड करना, ठीक है ना, किसी का नेतृत्व करना, तो ये बहुत ज़रूरी होती है प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर। लीडरशिप डज नॉट ओनली मीन दैट वन इज़ अहेड ऑफ अदर्स, लीडरशिप जो होती है इसका सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता कि कोई किसी से आगे रहे, मतलब दूसरों से आगे रहना ही सिर्फ लीडरशिप नहीं कहलाता, बट इट इज़ सजेस्ट हाउ कैन वन अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, लेकिन ये जो है सजेस्ट करता है कि कोई कैसे सबके यानी कि समायोजित कर सकता है लोगों के इंटरेस्ट को, यानी कि लीडरशिप एक वो क्वालिटी है जो कि ये सजेस्ट करती है कि कोई एक बंदा पूरे यानी कि बहुत सारे लोगों की जो रुचि होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनको एक साथ कैसे समायोजित कर सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको लीडरशिप कहते हैं, यानी कि दूसरे के विचारों को एक साथ लेकर चलना, सिर्फ अपने विचारों पर यानी अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलना, इसको कहते हैं लीडरशिप। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लीडर टू कम अलोंग विथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी लीडर के लिए साथ में आना स्पीकिंग और लिसनिंग के, यानी कि अगर वो कहीं भी जाता है, लीडर जो होता है उसको ज़रूरी है कि उसको स्पीकिंग भी आनी चाहिए, यानी बात करने का तरीका भी आना चाहिए, और लिसनिंग भी आनी चाहिए, और दूसरे को सुनना भी आना चाहिए। द लीडर शुड आस्क एवरीवन फॉर देयर व्यूज़ एंड गिव अ गुड डायरेक्शन टू ग्रुप डिस्कशन एंड कम टू कंक्लूजन, यानी कि जो लीडर होता है उसको हर किसी से उनके व्यूज़ के लिए पूछना चाहिए, यानी कि सोचो कोई ग्रुप डिस्कशन चल रही है, हम 4-5 लोग हैं, हमारा कोई एक लीडर हो गया, तो उसको हर किसी से उसके विचारों के बारे में पूछना चाहिए कि इस टॉपिक पे आप भी कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार रखना चाहेंगे, किसी को भी पीछे नहीं रखना चाहिए, ठीक है, सबका ध्यान रखना चाहिए। एंड गिव अ गुड डायरेक्शन टू ग्रुप डिस्कशन, और उसे एक अच्छी डायरेक्शन, अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए ग्रुप डिस्कशन को। यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे 4-5 लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि किसी के विचार मेल नहीं खाते, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना, तो जो लीडर होता है उसका काम होता है कि
जो बातचीत चल रही है उसको बहुत सॉफ्टली लेके चले, बीच में कोई भी बाधा ना आने दे, एंड कम टू कंक्लूजन, और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये हमारी लीडरशिप क्वालिटी हो गई ग्रुप डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेसिंग इंटरव्यूज, यानी कि इंटरव्यूज को फेस करना। इंटरव्यूज कैन बी टर्म्ड एज एन ओरल टूल टू टेस्ट द एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और एंट्री टू एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि इंटरव्यूज जो होते हैं इंटरव्यूज कैन बी टर्म्ड एज, इनको ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो इंटरव्यूज होते हैं ये ओरल टूल होते हैं टेस्ट करने के लिए किसी भी आदमी की शैक्षिक, यानी कि उसको कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके एकेडमिक पढ़ाई क्या है, एंड नॉन एकेडमिक, यानी कि उसका सब्जेक्ट से अलग हटकर भी उसको किन किन चीज़ों की नॉलेज है, इन सब के बारे में जानना है, टेस्ट करना है किसी भी आदमी के क्रेडेंशियल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए और एंट्री के लिए किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। यानी कि अगर किसी को कोई बंदा जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में एंट्री करना चाहता है, सोचो उसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर उसे किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, वो एम्प्लॉय बनना चाहता है किसी कंपनी में, ठीक है, जॉब करना चाहता है, तो सबसे पहले उसका इंटरव्यू होगा। तो जो इंटरव्यू है वो एक ऐसा टूल होता है जो किसी भी बंदे को उसके शैक्षणिक यानी कि उसके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के तौर पर उसको मापता है कि उसकी जो शैक्षणिक यानी कि उसकी जो पढ़ाई है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, उसके कैसा रहा, और उसके पढ़ाई से हटकर उसको क्या क्या आता है, ठीक है, इन सब बातों को देखना ये इंटरव्यू का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा द पर्पज ऑफ इंटरव्यूअर टू फाइंड आउट योर कॉम्पिटेंस अबाउट योर सब्जेक्ट, योर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, योर एक्सीलेंस इन फील्ड रिलेटेड टू जॉब, योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड एट्सेट्रा। यानी कि जो पर्पस होता है इंटरव्यूअर का पर्पस होता है कि वो फाइंड करे, ढूंढे तुम्हारी क्षमता को किसी भी जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, योर कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, यानी कि आपकी बात करने की क्षमता कैसी है, आप दूसरों से जब बातचीत करते हो आपका तरीका कैसा है, ठीक है, तो वो इसको भी देखे, इंटरव्यूअर का काम होता है। योर एक्सीलेंस इन फील्ड रिलेटेड टू जॉब, वो ये भी देखे कि जो जिस फील्ड से रिलेटेड आप जॉब करना चाहते हैं वो आपको जो फील्ड है वो कैसा है, कि एक्सीलेंस चेक करें। योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को भी फाइंड आउट करना, आपके एटीट्यूड को टेस्ट करना, तो ये काम होता है इंटरव्यूअर का, उसका पर्पज़ यही होता है इन सबको टेस्ट करना। यूजुअली इंटरव्यूज आर टेकन बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट और इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वन मेंटेन्स एन आई कॉन्टेक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ पैनल। तो यूजुअली क्या होता है, जो इंटरव्यूज होते हैं वो किसी एक पैनल के द्वारा लिए जाते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब 4-5 ऐसे लोग एक्सपर्ट्स लोग बिठा दिए जाते हैं, तो वही किसी का इंटरव्यू लेते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कभी किसी से इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप जो आपके पैनल के जितने भी मेंबर्स हैं, लगभग जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबके साथ मेंटेन करें आई कॉन्टेक्ट, यानी कि आप उन सबके साथ आई कॉन्टेक्ट बनाए रखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीज थिंग्स कीप इन माइंड वाइल फेसिंग एन इंटरव्यू, यानी कि इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है यू मस्ट ट्राई टू पुट फॉर्मल अटायर, यानी कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई फॉर्मल कपड़े ही पहने, अटायर का मतलब पोशाक, यानी कि आप फॉर्मल कपड़े पहने, इनफॉर्मल ना पहने, एंड गिव अ नाइस इंप्रेशन अबाउट यू, और अपने बारे में एक अच्छी छवि छोड़े। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इट इज़ एसेंशियल टू हैव एडिक्वेट टू विश पीपल इन इंटरव्यू बोर्ड एंड पैनल, यानी कि ज़रूरी है कि आप में शिष्टाचार हो, एटिक्वेट हो, कि आप उन लोगों को विश करो जो भी उस इंटरव्यू बोर्ड या फिर पैनल में बैठे हैं, यानी कि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं, आप में इतनी शिष्टाचार, इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि आप सबसे पहले जाओ और उन लोगों को विश करो, एंड नॉट टू डू एनीथिंग, और इसके अलावा और कुछ नहीं ऐसा जिससे कि उन्हें ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो उनके प्रति, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर आप एक पागल या फिर मूर्ख दिखो उन लोगों के आगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट यानी कि आवश्यक शर्तें। तो ये एक आवश्यक शर्त है, यानी बहुत ज़रूरी शर्त है दैट यू नो, कि जो आप हो आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, एंड इज एबल टू डिलीवर रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड बाय इंटरव्यूअर्स, कि अगर कोई भी इंटरव्यूअर जो है, पैनल एक्सपर्ट जो है, वो अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके आगे रख रहा है, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसका आंसर फटाफट दे सकें, आप इस लायक हो कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा इफ इंटरव्यूअर आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर पर्सनल लाइफ विच शुड बी आंसर टैक्टफुली, नॉट गिव मच इन्फो ऑफ योर पर्सनल लाइफ, यानी कि अगर कोई इंटरव्यूअर जो है वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चतुराई से जवाब देना है, टैक्टफुली आंसर देना है, उसको अपनी
पर्सनल लाइफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता देनी है कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसे 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 ऐसे, अपनी पर्सनल लाइफ की सारी जानकारी नहीं देनी होती है, चतुराई से जवाब देना होता है, ठीक है। ऐसे दे दो कि उनको ऐसा भी ना लगे कि हाँ आप जवाब ना देकर उनकी बेइज्जती कर रहे हो और आप अपनी पर्सनल लाइफ की सारी जानकारी भी ना दो। दिमाग के साथ आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट है, योर कम्युनिकेशन शुड शो योर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन व्हाट यू स्पीक। तो जब भी आप किसी से बात करते हो यहाँ पे पैनल में, तो क्या होना चाहिए कि जो आपके बातचीत करने का जो तरीका है वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करें, ठीक है। यानी कि ये दिखाए कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, बट ये ना दिखाए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। एंड कन्विक्शन इन व्हाट यू स्पीक, और ये दिखाए कि हाँ आप जो भी बोल रहे हो आपको उस पर यकीन है कि हाँ आप सही बोल रहे हो। आस्था, यानी कि ये दिखाए कि हाँ आप अपनी बात को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट हो, आपको यकीन है अपनी बात पे। तो नेक्स्ट हमारा, योर नॉन वर्बल क्यूज शुड मैच योर वर्ड्स। यानी कि जब भी आप किसी से बात करो तो जो आपके नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, यानी कि जब आप अपने हाथों का इशारा करते हो, आपके फेस एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ये सब आपके शब्दों के साथ मैच करने चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे ये पॉइंट्स कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना, बिफोर फेसिंग द पैनलिस्ट ऑफ एन इंटरव्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट यू शुड आस्क योरसेल्फ 3 थिंग्स। यानी कि अगर आप मतलब पैनलिस्ट को फेस करने से पहले किसी भी इंटरव्यू में एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप जा रहे हो, तो आपको अपने आप से ऐसे ये 3 चीज़ें पूछनी चाहिए, 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने चाहिए, विच वुड बी हेल्पफुल, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इन योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं? डू यू नो योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या तुम अपने आप को जानते हो। तो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपने बारे में हर एक बात पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ को भी जानते हो और अपनी वीकनेस को भी जानते हो, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप उनके सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर पाओगे जिससे कि उन्हें पता चल सके कि हाँ ये आपकी वीकनेस है और वो उसी को पॉइंट आउट करे। तो मतलब अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। सेकेंड है, डू यू नो अबाउट द कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि क्या आप जानते हो उस कंपनी और इंस्टीट्यूशन के बारे में। यानी कि आप जिस भी कंपनी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, सोचो आप किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जा रहे हो, तो आप जिस कंपनी में जॉब लेने के लिए जा रहे हो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि पैनलिस्ट अगर आपसे उस कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बिल्कुल बैठे रहो। तो ये पता होना चाहिए आपको। अगर वो आपसे पूछ ले कि आपको इस कंपनी में जॉब क्यों करनी है, तो कोई आंसर होना चाहिए। आपको उस कंपनी की सारी उपलब्धियाँ, कि उसकी कितनी कितनी उपलब्धियाँ हैं, कैसे कैसे काम करती है, उसका तरीका, थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, डू यू नो जॉब। यानी कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं क्या आपको उसकी जानकारी है। तो यानी कि आपको जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, उस जॉब की जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी पैनलिस्ट ने आपसे पूछ लिया कि हम आपको ये जॉब क्यों दें, तो आपके पास आंसर होना चाहिए ना कि हाँ इस जॉब में ऐसी ऐसी बातें हैं जो मुझसे मैच खाती हैं और मैं इस जॉब को इस बेटर कर सकता हूँ दूसरों लोगों से। तो क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले इन 3 क्वेश्चंस का जो आंसर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन। पब्लिक स्पीच का मतलब होता है जब हम पूरी पब्लिक को, जनता को स्पीच दें, एंड प्रेजेंटेशन जब हम बहुत सारे लोगों के आगे अपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दें। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये पब्लिक स्पीच और जो प्रेजेंटेशन है ये फॉर्म है मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन यानी कि बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो ये उसका फॉर्म है, उसके एक तरीका है, ठीक है, इनके जरिए। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, पब्लिक स्पीच। इन पब्लिक स्पीच वन इज स्पीकिंग टू मास whose background is not familiar with speaker। यानी कि पब्लिक स्पीच में क्या होता है, जो स्पीकर होता है, जो बात करने वाला होता है, वो बात करता है बहुत बड़े समूह के साथ, बहुत सारी जनता के साथ, लेकिन वो परिचित नहीं होता है उनके बैकग्राउंड से। उसको ये नहीं पता होता है कि वो जिनसे बात कर रहा है वो किस बैकग्राउंड से, उनको कैसी नॉलेज है उनकी, यानी कि उनकी पढ़ाई कैसी है, ठीक है, उसको उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है स्पीकर को। तो पब्लिक स्पीच में एक बंदा बात करता है बहुत सारे लोगों के साथ बिना ये जाने कि वो किन लोगों से बात कर रहा है, उनको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता भी है या नहीं पता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन प्रेजेंटेशन वन इज स्पीकिंग टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है इसके अंदर जो बात करने वाला होता है वो बात करता है एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, यानी वो एक ऐसा ग्रुप सिलेक्ट कर लेता है जिनमें जो लोग होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, जो कि पीपल हुज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड आर मोर और लेस सिमिलर टू वन। जिनके की जो एकेडमिक यानी कि उनकी पढ़ाई जो होती है और उनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादा या फिर कम जो होता है सिमिलर होता है, एक दूसरे से मैच खाता होता है। एंड हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। और वो जितने भी लोग होते हैं उस मीटिंग में, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन में, उन सबके
क्या होते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि उनको एक ही टॉपिक में रुचि होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि सोचो जैसे किसी कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है, तो उसमें क्या होएगा, जब वो कंपनी की जो मीटिंग हो रही है उसमें जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग उस मीटिंग में बैठे होंगे, तो वो क्यों बैठे होंगे, क्योंकि उन्हें उस मीटिंग में इंटरेस्ट है, उन्हें उस प्रेजेंटेशन के अंदर इंटरेस्ट है जो उस मीटिंग में दी जाएगी, ठीक है, जो बात उन्हें उस मीटिंग में समझाई जाएगी। और वो जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे एक साथ, मतलब कि एक दूसरे के बैकग्राउंड को जानते हैं कि हाँ इन्हें किस चीज़ की नॉलेज है, इन्हें क्या आता है, इनकी जो एजुकेशन है वो किस तरीके की है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, जब भी कोई बात करता है वो किसी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोथ फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज नीडेड टू कैच अटेंशन ऑफ पीपल। ये जो दोनों फॉर्म्स हो गए हमारी पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन ओरल कम्युनिकेशन की, इसमें ज़रूरी है कि लोगों का जो अटेंशन है उसको कैच किया जाए, यानी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन प्रेजेंटेशन स्पीकर शुड यूज अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज एज द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ ऑडियंस इज अवेयर ऑफ सच लैंग्वेज। क्या होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, क्या होता है, जो स्पीकर होता है यानी बात को बोलने वाला होता है, उसको यूज़ करनी चाहिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज, यानी कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है उससे रिलेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि सिलेक्ट ग्रुप ऑफ ऑडियंस, यानी कि जिन लोगों के आगे वो अपनी बात को कह रहा है, जो उसकी ऑडियंस है वो भी अवेयर हो उस लैंग्वेज के साथ। बट इन पब्लिक स्पीच, लेकिन पब्लिक स्पीच में क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्पीच दे रहा है उसको एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि लोग समझ ना सकें। तो क्या होता है ना फ्रेंड, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, सोचो मैं ही हूँ, मैं किसी साइंस के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स आएंगी जो साइंस से रिलेटेड ही होती हैं, तो जब मैं उन टर्म्स का इस्तेमाल करूँगी तो वो वही समझ पाएंगे जो उसको जानते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन पब्लिक स्पीच में हमें एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सब समझ सके, जो बहुत सिंपल हो और जिसका मतलब जो है समझ आ सके आसानी से, ताकि जिसको लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन वन इज अ पब्लिक लीडर। जब कोई एक पब्लिक लीडर होता है, वन हैज़ टू फिगर आउट व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडियंस। तो उसको ना ये फिगर आउट करना चाहिए, ये पहचानना चाहिए कि जो उसकी ऑडियंस है, जो उसको सुनने वाली है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या, उनकी क्या क्या आशाएं हैं उससे। एंड वन नीड्स टू प्रेजेंट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू दोज एक्सपेक्टेशंस। तो वो जो बंदा हो गया, जो वो स्पीकर हो गया, उसको ज़रूरत है उसको कि वो अपने आप को प्रेजेंट करे उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। यानी कि सोचो जैसे कि हमारा कोई लीडर है, सोचो हमारा कोई नेता ही है, ठीक है, वो बहुत बड़ी जनता को जो है अपनी पूरी पब्लिक स्पीच दे रहा है, तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो ये समझे कि जो उसकी ऑडियंस है वो उससे क्या क्या आशाएं रखती हैं, फिर वो उन आशाओं को समझकर उन लोगों के सामने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करे कि हाँ मैं तुम्हारी आशाओं को समझ रहा हूँ और मैं उनको पूरा करूँगा। एंड टू मार्क हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ एज अ गुड स्पीकर, जिससे कि क्या होगा, वो अपने आप को एक गुड स्पीकर की तरह दिखा सकेगा। नेक्स्ट है हमारा, इन अ प्रेजेंटेशन वन हैज़ टू कीप इन माइंड वेरियस थिंग्स। एक प्रेजेंटेशन के अंदर किसी को भी, जो स्पीकर होता है यानी बात को कहने वाला होता है, उसका बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दे आर, और वो बातें क्या है, पहली है टाइम लिमिट, यानी कि समय जो है वो लिमिटेड है। कीपिंग विद इन द लिमिट टाइम इज नेसेसरी एज द ऑडियंस टाइम शुड बी वैल्यूड, यानी कि जो भी बात उसे कहनी है वो किसी लिमिटेड टाइम में कह दे, समझा दे, क्योंकि जो उसकी ऑडियंस है उनका टाइम जो है वो बहुत वैल्यूड होता है। टाइम की बहुत अहम, मतलब टाइम जो होता है उसकी बहुत कीमत होती है। उसको ना तो अपना टाइम वेस्ट करे, ना ही अपनी ऑडियंस का टाइम वेस्ट करे, और अपनी बात को जितने कम टाइम के अंदर समझा सके अच्छे से समझाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रिपेयर योरसेल्फ बाय राइटिंग, यानी कि उसे अपने आप को लिख कर तैयार करना चाहिए। कैसे? इट इज़ टू बी कीप्ड इन माइंड दैट प्रेजेंटेशंस आर टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन होती है उसको पहले ही प्रिपेयर कर लिया जाए। बिफोर हैंड का मतलब पहले ही। एंड इफ़ पॉसिबल इवन रिहर्स सो दैट यू डू नॉट मिस एनीथिंग, और अगर ये पॉसिबल होता है कि आप उसको रिहर्स करो, यानी कि उसकी एक बार और प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा, अगर आपने पहले ही उसको लिखा हुआ है तो आप कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी चीज़ को मिस नहीं करोगे। तो अपनी जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो उसको पहले एक बार लिख कर तैयार कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑफन द फ्रेमवर्क ऑफ प्रेजेंटेशन इज सर्कुलेटेड विद इन द ऑडियंस, यानी कि क्या होता है, अक्सर जब भी कोई प्रेजेंटेशन की जाती है तो जो ढांचा होता है, यानी कि जो भी प्रेजेंटेशन आपने रेडी की है उसका एक फ्रेमवर्क,
उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स, उनको जो है जो आपकी ऑडियंस होती है उन तक सर्कुलेट करना चाहिए, यानी कि उन सबको वो परिचालित करना चाहिए, उन सब तक पहुंचाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दे आर अवेयर ऑफ फ्रेमवर्क, तो वो जान जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे आपके फ्रेमवर्क के बारे में जो कि आप प्रेजेंटेशन में समझाने वाले हो। यानी कि अगर मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, सोचो हमारी कोई प्रेजेंटेशन है, मैं आपको कोई भी टॉपिक समझाना चाहती हूँ, तो उससे पहले मुझे आपको रिटर्न में मेन पॉइंट्स देने चाहिए कि मैं आपको क्या क्या समझाना चाह रही हूँ, जिससे कि क्या होगा, आपके माइंड में क्या है, तैयारी हो जाएगी कि हाँ आपको ये सारी बातें समझनी है, ठीक है, और आप जो हो उस पूरी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नॉन वर्बल cues are very important during presentation as one's body language, facial expressions, postures, etc. speaks a lot about what one intends to say. यानी कि जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, यानी कि मुंह से बिना बोले जब हम बात करते हैं, जिन संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी की प्रेजेंटेशन को देते हैं, क्योंकि किसी की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी पोस्चर, उसके शरीर के हाव भाव, वो बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा बात करते हैं जो भी आप कहना चाहते हो। यानी कि जब भी आप किसी बात को समझाना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, पोस्चर को उस तरीके से रखना चाहिए कि सामने वाला बंदा उन्हें समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, it is important often to provide an overview about what you are presenting as it makes it easier for the audience to follow it. यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप एक ओवरव्यू दो, यानी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप एक बार ये भी बता दो कि आज के प्रेजेंटेशन में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। होता है ना, जैसे टीचर्स आती हैं, टीचर्स हमें कोई भी टॉपिक समझाने से पहले कहती हैं आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। तो ऐसे किसी भी प्रेजेंटेशन में जाने से पहले सबसे पहले ओवरव्यू दे दो अपनी पूरी ऑडियंस को, जिससे कि क्या होगा, वो आपकी बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगी। नेक्स्ट हमारा, एट एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू आस्क ऑडियंस फॉर देयर कमेंट्स, क्वेरीज एंड सजेशंस एट्सेट्रा। और जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हो तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको सुन रही है, आप उनसे उनके कमेंट्स पूछो, उनकी क्वेरीज पूछो कि अगर उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, और उनके सजेशंस मांगो। तो इस तरीके से जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो हमारी यूनिट थी स्पीकिंग स्किल, ये इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गई है, ठीक। अगर आपको इस पूरी यूनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए।